अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान इकोनॉमिक न्यूज़ को डिस्कस करेंगे और इसमें हमारे पास फर्स्ट न्यूज़ जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से न्यूज़ है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है जिसमें ये बताया गया है कि कोई भी शख्स जो है $2000 से ज़्यादा वो अपने मनी एक्सचेंजर से या कमर्शियल बैंक से वो नहीं खरीद सकता। यानी एक आम बंदा $2000 से ज़्यादा डॉलर्स नहीं रख सकता। एक लिमिटेशन ये है। अच्छा, अगर वो बोले कि भाई मुझे जो है कहीं जाना है, यानी फॉरेन कंट्री जाना है, तो उसके लिए उनको अपना एनआईसी दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट, वीज़ा और टिकट अगर आप शो कराएंगे तो उसकी बेस पर आपको $10,000 मिलेंगे। ठीक है। और इसके अलावा जो है वो अगर पूरे साल की बात करें तो एक साल में $1,00,000 से ज़्यादा नहीं ले सकते आप। यानी ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है, जो कि इससे पहले भी थोड़े से हालात इस तरह हुए थे कि कुछ बैंक्स और मनी एक्सचेंजर जो है उसमें इन्वॉल्व थे और उन्होंने डॉलर की जो प्राइसेस हैं वो ओपन मार्केट में वो बढ़ा दी थी। यानी उन्होंने डॉलर को होल्ड किया था और अपनी मन माने जो प्राइस थी उस पर उन्होंने मार्केट में निकाला था। तो स्टेट बैंक ने इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए जो है ये रूल्स बना दिए हैं कि भाई अब कोई भी शख्स जो है $2000 से ज़्यादा नहीं रख सकता। इसके अलावा जो है अगर वो बाहर जाना चाह रहा है तो ठीक है, वो अपना वीज़ा दिखाए और क्या कहते हैं एनआईसी दिखाएं, आप बैंक स्टेटमेंट, टिकट दिखाएं अपना कि आप किस कंट्री में जा रहे हैं, उस हिसाब से आपको डॉलर्स मिलेंगे। ठीक है। बट ये कि $10,000 से ज़्यादा उस वक्त भी नहीं मिलेंगे। और फिर $1,00,000 एक साल में आप ले सकते हैं, इसके अलावा नहीं है। ठीक है। तो ये कॉमन मैन की बात हो रही है कि उनके लिए रूल्स रेगुलेशन पास हो गए हैं, स्टेट बैंक ने पास कर दिए हैं। अच्छा भाई, सेकंड न्यूज हमारे पास है फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से कि इस वक्त स्टेट बैंक के जो फॉरेन रिजर्व हैं वो इंक्रीज होके 8.913 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुके हैं, जो कि 7.5 बिलियन डॉलर के करीब थे। ठीक है। और अब वो तकरीबन 8.913 डॉलर बिलियन डॉलर तक आ चुके हैं। और ये जो इंक्रीज हुए हैं, तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर जो इंक्रीज हुए हैं, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को लोन दिया है, तो उसकी बेस पर हमारे रिजर्व इंक्रीज हुए हैं। ठीक है। जैसे कि आपकी नॉलेज में कि जब हम रिजर्व की बात कर रहे होते हैं तो उन रिजर्व में एक शेयर तो स्टेट बैंक के पास होता है और एक शेयर होता है कमर्शियल बैंक के पास। यानी इन दोनों को मिलाकर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के पास इतने रिजर्व हैं। ठीक है। फॉरेन रिजर्व की अगर हम बात कर रहे होते हैं तो अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ ये सिर्फ स्टेट बैंक की फिगर से जो बताई है मैंने आपको, कि स्टेट बैंक के पास 8.913 बिलियन डॉलर के रिजर्व है। ठीक है। अच्छा, टोटल अगर हम बात करें तो टोटल रिजर्व जो हैं वो कमर्शियल बैंक और स्टेट बैंक के मिला के जो अभी पाकिस्तान के पास रिजर्व हैं, फॉरेन रिजर्व, वो हैं 14.68 बिलियन डॉलर के। ठीक है। और ये जो इंक्रीमेंट हुआ है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से हुआ है कि उसने 1.5 बिलियन डॉलर की इमदाद दी है पाकिस्तान को। ठीक है। अच्छा, एक और न्यूज़ भी हमारे पास है स्टेट बैंक से रिलेटेड, वो ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक कंपनी है मैसर्स मेगा करेंसी एक्सचेंज कंपनी, उसकी जो अथोराइजेशन है उसको सस्पेंड कर दिया है। और रीज़न ये है कि रीज़न बताइए कि ड्यू टू सीरियस वायलेशन ऑफ रेगुलेशन एंड इंस्ट्रक्शन, कि इस कंपनी ने जो है वायलेशन की है स्टेट बैंक के जो रूल्स रेगुलेशन है, इस बेस पर जो है इसकी ऑथराइजेशन जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। और जैसे कि आपके नॉलेज में अभी चंद महीनों पहले ही ये न्यूज़ आई थी कि कुछ बैंक्स और कुछ फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज इन्वॉल्व थी जिन्होंने जो है डॉलर का रेट अपने मनमाने रेट पर जो है मार्केट में सेल किया है डॉलर्स को, और प्राइस को इंक्रीज करने का बायस बने थे वो सब। यानी मार्केट में जो प्राइस इंक्रीज हुए थे डॉलर की, उनके पीछे वो कुछ बैंक्स और मनी एक्सचेंजर थे। फिलहाल उन पे इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है स्टेट बैंक की जानिब से। और जो है और जो इन्वेस्टिगेशन का एक रिजल्ट हमारे सामने आया है कि कंपनी को उन्होंने जो है सस्पेंड कर दिया उसकी ऑथराइजेशन को। बाकी देखें जैसे जैसे क्लियर होती रहेंगी चीज़ें वो सामने आती रहेंगी।
अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें, जो लास्ट टाइम जो इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की थी, उन्होंने एक्सचेंज रेट चेंज नहीं किया था, वो अनचेंज था, यानी 15% ये इस वक्त एक्सचेंज रेट। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी की, तो इस वक्त टाइट मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी इस वक्त अप्लाई की हुई है पाकिस्तान ने। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी भी टाइट अप्लाई की हुई है इस वक्त, और फिजिकल पॉलिसी भी, यानी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी पर इस वक्त अमल हो रहा है। रीजन क्या है? रीजन ये है इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए दोनों पॉलिसी इन्होंने की हुई है टाइट, बट ये कि इन्फ्लेशन इनके कंट्रोल में हो नहीं पा रहा है, आ नहीं पा रहा है यानी। ठीक है, तो ये सब चीजें थी, स्टेट बैंक से रिलेटेड कुछ चीजें थी, वो हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे वीट की प्रोडक्शन से रिलेटेड, के वीट के हवाले से क्या प्रॉब्लम इस वक्त फेस की जा रही है। तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें, वीट जो पाकिस्तान है वो तकरीबन दुनिया में 7th नंबर पर आता है वीट की प्रोडक्शन में। ठीक है, और टोटल जो प्रोडक्शन है वीट की, वो तकरीबन 2,52,47,511 टन, इतनी वीट आप प्रोड्यूस करते हो 1 ईयर में। तो ये आपकी टोटल जो वीट की प्रोडक्शन है, और दुनिया में 7 नंबर पर आ रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये कि अभी पाकिस्तान और रशिया का एक बात हो रही थी वीट के हवाले से कि आप वीट वहां से इंपोर्ट कर लोगे। ये G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है, एक एग्रीमेंट होने जा रहा था कि आप वीट रशिया से इंपोर्ट कर लेंगे, बट ये कि उसमें हम चाहते कि डिस्काउंट प्राइस पे हमें वीट मिल जाए, और इस तरह कुछ एग्रीमेंट्स के पॉइंट्स थे, बट ये वो नहीं हो सका और वो एग्रीमेंट फेल हो गया। ठीक है, तो अब कहाँ से वीट परचेज करेंगे? अब देखते हैं, कोई दूसरी मार्केट देखेंगे जहां से इनको कम रेट पर जो है वीट मिल जाए। और अगर ऐसा नहीं होता, या फिर हाई रेट पर अगर आपको वीट मिलेगी, तो मुल्क के अंदर फिर आटे की प्राइसेस फिर इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, तो उसका मतलब है जो फ्लड के बाद के हालात हैं, उसमें जो फूड सप्लाई है वो डिस्टर्ब भी हुई है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है। ठीक है, और तकरीबन आपकी वीट और कॉटन की एक 60 to 70% जो क्रॉप्स थी वो खराब हो चुकी है। तो इन तमाम हालात को सामने रख के अगर हम बात करें, तो फूड जो प्राइसेस हैं उसमें मजीद इन्फ्लेशन हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में। अच्छा, दूसरा अगर हम कॉटन के हवाले से बात करें, तो कॉटन और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाकिस्तान वैसे तो एग्रीकल्चरल कंट्री है, मगर इसके पास जो इंडस्ट्री है वो भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ही है, यानी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री रखते हैं, यानी एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट को हम अपनी इंडस्ट्री में यूटिलाइज करते हैं, और देन हम उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारी इंडस्ट्री भी एग्रीकल्चर पे बेस करती है। तो इसी तरह हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो भी कॉटन पे बेस करती है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि पाकिस्तान की एक मईशत में, इकोनॉमी में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, तो जबकि कपास की फसल की अगर बात करें इस इंडस्ट्री के लिए, फिर वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कपास से फिर आप कपास एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो इसलिए जब भी कॉटन की जो भी सप्लाई है उसमें किसी भी तरह की रुकावट आती है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है फिर अपने ऑपरेशन को थोड़ा सा कम करती है, और बिलाखिर जब बहुत ज्यादा गैप आता है तो वो ऑपरेशन को बंद कर देती है। अच्छा, इसमें एक हैरान कुन अमर ये है कि एक तरफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें हम इजाफा कर रहे हैं, इस वक्त इजाफा करने की कोशिश करेंगे किसी तरह से हम उसको एक्सपोर्ट को इंक्रीज करें, और दूसरी तरफ जो है हमें क्या कहते हैं, जो कॉटन है उसकी प्रोडक्शन का एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, और फ्लड के बाद तो फिर वो हालात बड़े खराब हो गए इस वक्त कॉटन के हवाले से अगर हम बात करें। अगर हम सिंध में ही देखें, तो सिंध में तकरीबन जो है 14.5 लाख एकड़ से जायद रकबे पर जो है कॉटन की काश्त की जाती है, जो कि तकरीबन खराब हो चुकी है, क्योंकि फ्लड आ गया था, फ्लड के बाद वो सब चीजें खराब हो गई। ठीक है, और उसके अलावा जो बच गई, तो वो उसका स्टैंडर्ड वो नहीं रहा, फिर स्टैंडर्ड जो है लो स्टैंडर्ड हो गया। तो एक इम्पैक्ट ये है, एक तो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, हम एक्सपोर्ट बढ़ाना चाह रहे हैं, मगर फिर दूसरी तरफ जो है फ्लड के बाद हमारी जो कॉटन है वो पूरी फसल उसकी वो खराब हो गई कपास की, और जेर अब आ गई वो सब पानी में, और बची कुची फिर वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है, फिर इस तरह नहीं है, उसके जो स्टैंडर्ड है बिल्कुल ही गिर गया वो। तो इस हवाले से अगर हम देखें, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिलखुसूस अगर हम बात करें एक्सपोर्ट सेक्टर की जानिब से अगर हम बात करें, तो वो उस पर बड़े इसका डायरेक्ट एडवर्स इम्पैक्ट आया है।
अच्छा, फिर उन्होंने जो सेक्टर है टेक्सटाइल सेक्टर, उन्होंने गवर्नमेंट को बार बार रिमाइंड करवाया है कि भाई कपास की, कॉटन की जो सप्लाई है उसका थोड़ा गैप बढ़ता जा रहा है, डिमांड सप्लाई का, यानी किल्लत हो रही है मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा, तो कोई ना कोई हल निकालें। ठीक है। और अच्छा, दूसरा है कि एक फौरी फौरी हल तो ये हो सकता है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है कपास और धागे की भारत से इंपोर्ट के हवाले से जो पाबंदी लगी हुई है वो हटा लें। ठीक है, तो ये सेक्टर, ये टेक्सटाइल सेक्टर गवर्नमेंट को बताना चाह रहे हैं कि आप ये जो इंपोर्ट और पर जो पाबंदी लगी है उसको हटा लें आप, वरना तो फिर तो ये गैप और बढ़ जाएगा। और दूसरा ये कि उसके हवाले से मुल्क में जो है, यानी हमारे डोमेस्टिक मार्केट में जो धागे की प्राइसेस है वो भी बढ़ रही हैं, तो उसका फिर इम्पैक्ट कहाँ पर आएगा? जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी जो वो कपड़ा है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा, और वो फिर कॉस्टली हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, और होने के बाद फिर वही फिर इन्फ्लेशन हो जाएगा मार्केट के अंदर। तो ये तमाम चीजों को सामने रख के अगर हम बात करें, तो गवर्नमेंट को कोई ना कोई दूसरा जो अल्टरनेटिव वो निकालना पड़ेगा कि किसी तरह से जो गैप आ रहा है ये कॉटन की डिमांड सप्लाई का, उसको जल्द से जल्द उसको पूरा करे, और सप्लाई को फौरी तौर पर जो है वो जो गैप है उसको कम खत्म करे, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा, यानी जल्द से जल्द कॉटन की फराहमी करे, ताकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपनी जो ऑपरेशन है उसको दोबारा बहाल करे और एक्सपोर्ट भी करे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और गवर्नमेंट को उसके हवाले से जो भी है जल्द से जल्द काम करना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास जो है वो फ्यूल के हवाले से है, खास तौर पे गैस के हवाले से अगर हम बात करें, तो गैस के क्राइसिस बढ़ते ही जा रहे हैं इस वक्त, डिमांड सप्लाई गैप इधर भी बढ़ चुका है। ठीक है। और इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम बात करें, तो हम एलपीजी जो इस वक्त इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें तकरीबन जो है 2,500 रुपए, यानी 2,529 रुपीज से प्राइसेस बढ़ी हैं। तो उसका इम्पैक्ट फिर ये भी आया है कि भाई पर केजी पर 3 रुपीज भी इंक्रीज हो गए। उसके अलावा डोमेस्टिक यूज की बात करें तो उसमें 35 रुपए का इजाफा हुआ है। कमर्शियल बेसिस से बात करें तो 134 रुपए से बढ़ गई है प्राइसेस। ठीक है। तो फिर कुछ एरियाज के अंदर जो है वो गैस की लोड शेडिंग भी हो रही है इस वक्त। उन्हें टाइम लगा दिया कि भाई इस टाइम पे 2 4 6 6 घंटे 4 4 घंटे जो है गैस नहीं दे रहे मुख्तलिफ एरियाज के अंदर। आने वाले दिनों में यानी सर्दियों में ये और बढ़ जाएगी, यानी लोड शेडिंग का टाइम दोबारा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, सेकंड ये कि इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि पेट्रोलियम जो लेवी है वो 30 रुपीज से बढ़ा के 50 रुपीज कर दी जाएगी। ठीक है, यानी 20 रुपए मजीद जो लेवी है वो बढ़ेगी, जिसका इम्पैक्ट आपकी पेट्रोल की प्राइसेस पर आएगा। और जो है 16 सितंबर से जो है मजीद प्राइसेस इंक्रीज होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो हो सकता है 16 सितंबर के बाद, सॉरी सितंबर बोल रहा हूँ मैं, नवंबर, 16 नवंबर से जो है इसका इंप्लीमेंट हो जाएगा, और हो सकता है इसकी प्राइसेस बढ़ जाएं। ठीक है। तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम चल रही है, गैस की लोड शेडिंग भी वहां जा रही है, फिर दूसरा पेट्रोलियम के ऊपर जो है प्राइसेस लेवी बढ़ा दिए इन्होंने। शुरू में कह रहे थे कि हम प्राइसेस को नहीं बढ़ाएंगे, कांस्टेंट रखेंगे, फिर बाद में बोला कि 15 डेज तक कांस्टेंट रखेंगे, बाद में बढ़ाएंगे, और अब उन्होंने दोबारा प्राइसेस को बढ़ा दिया है। ठीक है, तो 16 नवंबर से हो सकता है ये इंप्लीमेंट हो जाएगी, प्राइसेस, न्यू प्राइसेस फिर इशू कर देंगे वो लोग। मेरे ख्याल से जितने भी रुपए से बढ़ेंगी प्राइसेस, मगर चांस है कि बढ़ जाएंगे प्राइसेस पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे और पेट्रोल पे भी। तो ये सब चीजें, अब जब आपकी वीट नहीं मिलेगी, वीट की एक डिमांड सप्लाई गैप आ रहा है, फिर कॉटन का डिमांड सप्लाई गैप आ रहा है, फिर गैस का डिमांड सप्लाई गैप आ रहा है, पेट्रोल की प्राइसेस अब बढ़ा देंगे, तो उन तमाम चीजों का इम्पैक्ट तो आएगा नहीं, फिर इन्फ्लेशन होगा, हर चीज की प्राइस बढ़ेगी। और फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, उन्होंने टाइट मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी अप्लाई की हुई है, ताकि इन दोनों की इम्प्लीमेंट के बाद जो एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करें, बट यहाँ पे तो नहीं हो पा रहा है। जब इतना ज्यादा गैप आएगा, कॉटन नहीं होगी, वीट नहीं होगी, गैस की लोड शेडिंग होगी, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगी, तो भाई इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा। इन्फ्लेशन तो कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है। अभी जो इन्फ्लेशन के रेट हैं वो है 26.6%, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपका 26.6% है इस वक्त। अच्छा, आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने साफ बोल दिया है भाई सिंगल डिजिट पे इन्फ्लेशन नहीं आएगा, इन्फ्लेशन जो है यही रहेगा तकरीबन। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये इतनी आसानी से ये कंट्रोल होने वाला भी नहीं है, इन्फ्लेशन अगर हम देखें तो इन तमाम चीजों का इम्पैक्ट आपकी पूरी इकोनॉमी के ऊपर आएगा ना, जब इन्फ्लेशन होगा इकोनॉमी के अंदर। और फिर गैस के हवाले से बात करें, फिर यानी फ्यूल क्राइसिस है मुल्क में, एक फूड सप्लाई का मसला है।
ठीक है, तो उसके उन तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट आपकी जो फर्म्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर आएगा, तो फिर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी डिस्टर्ब होगी, यानी प्रॉफिट कम हो जाएगा। इनडायरेक्टली इम्पैक्ट जो है फिर स्टॉक मार्केट पर आएगा, स्टॉक मार्केट भी कम होगी फिर, ठीक है, उसके ऊपर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, दूसरा ये कि जब आप वीट को इंपोर्ट करेंगे, जब आप जो है महंगी एलपीजी इंपोर्ट्स करेंगे, ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों से आपके मुल्क में डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। जब डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी तो डॉलर के प्राइसेस अभी 221 रुपए हैं, इस वक्त डॉलर का रेट 221 रुपए 92 पैसे, यानी 221.92। अब यानी 221 तकरीबन 222 रुपए इस वक्त रेट चल है ना। ये ओपन मार्केट की बात नहीं कर रहा मैं, इंटर बैंक की बात कर रहा हूँ, ओपन मार्केट में से थोड़ा ज्यादा ही होगा। तो ये तो फिर दोबारा ऊपर चले जाएगा। जब आप इतनी ज्यादा इंपोर्ट्स करोगे तो फिर आपका डॉलर के प्राइसेस भी ऊपर चली जाएंगी, ठीक है। फिर वही गैप आ जाएगा, आपका जो है पीकेआर फिर वीक हो जाएगा, फिर डॉलर के प्राइसेस बढ़ेंगी, उसके बाद फिर आपकी इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगी, मुल्क में फिर इन्फ्लेशन होगा, और फिर आप बैठे रहेंगे इन्फ्लेशन का रोएंगे, ठीक है। तो फिलहाल जो भी है, गवर्नमेंट को तमाम चीजों के हवाले से सीरियस होना चाहिए, और जल्द से जल्द जो है इन तमाम जो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए उसके ऊपर काम करे, सीरियस होकर काम करे, ठीक है। और जो आपस में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो रही है, आपस में जो गवर्नमेंट जो है और मुख्तलिफ जमातें आपस में एक दूसरे को इल्ज़ाम मोरिद इल्ज़ाम ठहरा रही होती हैं फिलहाल, तो उन चीज़ों को अभी साइड में रख के पहले मुल्क की इकोनॉमी को भी देखें आप जरा, उस पर भी निगाह डालें, ठीक है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो इन्फ्लेशन है इसने आम आदमी पर एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। एक आम आदमी बहुत डिस्टर्ब है इस हवाले से देखा जाए तो। फिलहाल उम्मीद रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी, और आने भी चाहिए, इसलिए कि मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन जो है इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इस हफ्ते की कुछ न्यूज़ थी जो हमने डिस्कस कर ली, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम फिर जो भी न्यूज़ होगी, इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ लगती है उसको हम लेके बैठेंगे और इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।